The Mac classes key to unlock the success Kalyan Prakamper. नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विष्णुकांत आप लोगों से द मैक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफार्म से जुड़ता हूं। आप लोग सेंट्रल टेट के विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों की जो संस्कृत और हिंदी के प्रश्न पत्रों को आप हल कर रहे हो, उसी श्रृंखला पे आप लोग 6 प्रश्न पत्रों को विगत में हल कर चुके हो। आज हम उसी क्रम पे 7वें प्रश्न पत्र की ओर चलेंगे, जो कि आपका फरवरी 14 या सितंबर 14 का एक पेपर मिलता है। उस पेपर की आप लोग ये मानो कि आप जो सेंट्रल टेट की हिंदी कर रहे हो, संस्कृत की हिंदी करने का प्रयास कर रहे हो, इससे आपका जो एक संस्कृत के ऊपर एक अधिकार बनेगा, वो आपको नंबर दिलाने में सक्षम बनाएगा। आप जिस तरीके से आप विगत प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हो, उसी तरीके से आज हम एक अगले पेपर को भी हल करेंगे और उस पर जो गद्यांश और पद्यांश उसकी हिंदी, इस तत्पश्चात उस पर जो आधारित प्रश्न होंगे उनकी भी हिंदी करने का प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ जुड़िए और आप सितंबर या फरवरी का जो 14 वाला पेपर है उसको हम तय करेंगे। देखो, पहले प्रश्न पत्र पे ये कहता क्या है, ये कहता है, ये इसने कुछ श्लोक दिए हुए हैं। ये कहता है अधोलिखितम गद्यांशम अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा तद आधारित प्रश्नानां प्रश्न संख्या 91 से 96 विकल्पात्मको उत्तरेभ्यः समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। अधोलिखितम नीचे लिखे हुए श्लोक को पठित्वा पढ़ करके तद आधारित प्रश्नानाम उस पर आधारित प्रश्नों को प्रश्न संख्या 91 से 96 तक विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः विकल्प पे दिए हुए उत्तरों में समुचित उपयुक्त उत्तरम चित्वा उत्तर को चुन करके लिखो। अब हम श्लोक जो दिए पहले हम उनकी हिंदी करें, उनका भाव समझें, फिर हम आधारित प्रश्नों को तय कर पाएंगे। पहला श्लोक कहता है यस्मिन् देशे यः आचारः पारंपरिकक्रमः गता वर्णानां स अंतरालानां स सदाचार उच्यते। यस्मिन् देशे जिस देश में यह आचारा जो आचार व्यवहार होता है पारंपरिकक्रमागता परंपरा से पीढ़ियों से एक दूसरे वर्ण पर आते हुए साअंतरालानाम समय के अंतराल में सा सदाचार उच्यते उसे सदाचार कहा जाता है। जिस देश में जो आचार व्यवहार होता है वो परंपरा के क्रम से वर्णों के अंतराल में उसे सदाचार कहा जाने लगता है। अगला श्लोक कहता स्वाकार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने च अपराह्निकम नहीं प्रतीक्षते ही मृत्यु कृतम अस्य नवा कृतम। स्वा, इसको देखो हम विगत वीडियो पे भी आपको बता चुके हैं। स्वा माने होता है आने वाला कल, आने वाला कल, जिसे आप टुमारो बोलते हो, और हेया माने होता है बीता हुआ कल, जिसे आप यस्टरडे बोलते हो। हमें स्वा माने आने वाला कल, ये कहता स्वा कार्यम अर्थात आने वाले कार्य को जो कल करेंगे कार्य, अद्य कुर्वीत जो कल किया जाने वाला कार्य है उसको हम लोग आज ही करें। पूर्वाह्ने च अपराह्निकम जो पूर्वाह्न में किया जाने वाला कार्य है उसको हम, जो अपराह्न में किया जाने वाला कार्य है उसको हम पूर्वाह्न में करें। अर्थात अपराह्न पूर्वाह्न को भी आप समझते हो कि अपराह्न किसे कहते हो। आप जब अपराह्न शब्द लिखते हो तो इसी तरीके से तो लिखते हो, इसमें आपकी दीर्घ संधि तय होती, अपर धन आहन होता है और आहन माने दिन होता है, और अपर माने दिन के पश्चात जो 12 बजे के दिन के ठीक 12 बजे के बाद का समय होता है उसको हम लोग अपराह्न बोलते हो, और 12 बजे से पूर्व का समय होता है उसको हम लोग पूर्वाह्न बोलते हैं। ये कहता जो आप कार्य अपराह्न में करना चाहते हो उसको हम लोगों को पूर्वाह्न में संपादित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य नवा कृतम। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु अर्थात मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, कृतम अस्य नवा कृतम जिसने कोई कार्य किया हो या ना किया हो। जो कार्य हमको कल करने चाहिए उसको हमें आज ही करना चाहिए, जो अपराह्न में किए जाने वाले कार्य हैं उसको पूर्वाह्न में करना चाहिए। नहीं प्रतीक्षिते मृत्यु कृतम अस्य नवा कृतम, तो अब मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती यदि उसने कोई कार्य किया है या नहीं किया है। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वलः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा
वार्णिकः समलंकरोति पुरुषम या संस्कृतः धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। केयूरः अर्थात बालों को, केशों को न विभूषयन्ति आभूषण नहीं, आभूषित नहीं करते। पुरुषम हारा न चंद्रोजला, पुरुष लोग न हार से, चंद्रोज्ज्वला अर्थात चांदनी से, न स्नान से, न विलेपन। विलेपन किसे कहते हो? जो लोग आप उबटन वगैरह लगाते हो, जो आप लोग ऊपर से क्रीम पाउडर वगैरह लगाते हो, ये विलेपन होता है। न कुसुम, न फूल से, न अलंकृता मूर्धा, और न सिर पर कोई अलंकरण करते हैं। अर्थात अब पुरुष न तो हार से, न चांदनी से, न स्नान से, न विलेपन से, न फूलों से, न किसी और प्रकार के अलंकारों से अपने केशों को विभूषित करते हैं। वाणिकः समलंकरोति अर्थात वाणी ही एक सम्यक रूप से अलंकृत करती है। पुरुषम या संस्कृता धारते, जो पुरुष संस्कृति और संस्कृत को धारण करता है, वह ये वाणी को जो अलंकृत करता है, सारे क्षीयन्ते अखिल भूषणानि अर्थात क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं। अखिल माने संपूर्ण, भूषणानि माने भूषण, सत्तम माने निरंतरम, वाक् भूषणम भूषणम, सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं। किंतु सततम वाक् भूषणम भूषणम, लेकिन वाणी रूपी जो आभूषण है वो निरंतर स्थायी, चिर स्थायी रहने वाला आभूषण माना जाता है। वाणी का ही एक ऐसा अलंकार है जो कोई भी पुरुष उसको संस्कृति के रूप में धारण करता है। बाकी जो ऊपर वाले स्नान, विलेपन, कुसुम, हार, चंद्रोज्ज्वला, चांदनी, आप किसी भी तरीके से श्रृंगार कर लो, वो श्रृंगार कार्य का नहीं होगा। यदि आपके पास में वाणी रूपी, संस्कृति रूपी आभूषण आपके पास में है, तो वो जो तुम्हारा आभूषण होगा, वो जो आप लोगों का आभूषण होगा, वो चिर स्थायी होगा, निरंतर चलने वाला आभूषण होगा। अगला श्लोक क्या कहता? ये कहता विद्यानाम नरस्य कीर्ति तुलः भाग्य क्षय चाश्रया धेनु काम दुधा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम चसा सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर विनः भूषणम तस्मात् अन्यम उपेक्ष सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। ये कहता विद्या नाम नरस्य, मनुष्य का जो विद्या नाम का एक रत्न है, वह नेत्रम तृतीयम चसा, वह मनुष्य के लिए तीसरे नेत्र का कार्य करता है। कौन से नेत्र का कार्य करता है? तीसरे नेत्र का। देखो, हर मनुष्य के पास में दो नेत्र तो ही हैं, लेकिन यदि उसके पास में विद्या का स्थायी धन है तो वो तीसरे नेत्र का कार्य करेगा। कीर्तिर अतुलः भाग्य क्षय श्रेया, जो कीर्तिर अतुला शब्द है, इसमें आप देखो विसर्ग संधि हमको मिलती है, कीर्तिर तुलः। अगर इस शब्द को हम तोड़ दें तो कीर्ति धन अतुलः शब्द बनेगा। अर्थात जो विद्या रूपी तीसरा नेत्र है वो आपकी अक्षय कीर्ति का साधन बनेगा। और आपको जो भाग्य के 6 भाग्य को नष्ट पहुंचाने वाले आश्रय हैं वो कौन कौन से हैं? धेनु काम दुधा, अर्थात किसी के प्रति आप प्रेम करते हो, आसक्ति करते हो, विरह होता है, ये जो आपके भाग्य के 6 होने वाले आश्रय हैं, ये भी आपको विद्या रूपी तीसरा नेत्र है, तो इनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा, सत्कार रूपी आयतन माने घर, सत्कार रूपी घर, कुलस्य महिमा परिवार की महिमा हुआ करती है। किसी अच्छे कुलीन परिवार की महिमा होती है। यदि कोई व्यक्ति जाता है तो उसका सत्कार जो किया जाता है, सत्कार मतलब उसका इज्जत मान सम्मान किया जाता है, वह उस कुल की परंपरा होती है, उसकी महिमा को शोभित करती है, बढ़ाती है। रत्नैर बिना भूषणम, वो बिना रत्नों के भी भूषण अलंकार का कार्य करती है। तस्मात् अन्यम उपेक्ष, सभी की उपेक्षा करते हुए, सर्व विषयम विद्याधिकारम गुरु, सभी विषयों का विद्या रूपी अधिकार स्वीकार किया जाता है। अर्थात विद्या में वह शक्ति है जो हर तरीके के आपके दोष को छिपाने में सक्षम होता है। आप ये तय मानो कि यदि आपके पास में विद्या रूपी धन है तो विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन ही वह धन होता है जो सभी धनों में प्रधान होता है। अब हमको इस पे आधारित प्रश्नों को तय करना है। ये कहता केशा इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम। केश माने क्या होता है? केश माने बाल होते हैं, जिन्हें आप अलका बोलते हो। अलका माने भी तो बाल होता है। केश, कुंतल माने भी तो बाल होता है। कई पर्यायवाची हमको केश की मिलते हैं। और ये कहता है इस अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त है, कौन सा इसका पर्यायवाची है। अलंकृता अलंकार किया हुआ, संस्कृता संस्कृतित, केयूरा ये हमने ऊपर भी बताया था, केयूरा माने बाल होते हैं, इसका पर्यायवाची केशा का केयूरा होता है। मूर्धा माने सिर, ये भी आपका ये विकल्प नहीं सही हुआ, मूर्धा माने सिर होता है। अर्थात हमारा तीसरा वाला विकल्प इसका सही होता है।
92 नंबर का प्रश्न क्या कहता, मनुष्यस्य तृतीयम नेत्रम किम अस्ति, मनुष्य का तीसरा नेत्र क्या है। भूषणम हमने अभी आपको अंतिम वाले श्लोक में तय कराया था। भूषणम माने अलंकार, बिल्कुल नहीं तीसरा नेत्र है। धेनु गाय, बिल्कुल नहीं। महिमा शोभा, बिल्कुल नहीं। विद्या ही उसका तीसरा नेत्र हुआ करता है, अर्थात चौथा विकल्प इसका बिल्कुल सही है। मनुष्य का तीसरे नेत्र का कार्य कौन करता था, विद्या करती थी। अगला प्रश्न कहता, अधोलिखितेषु नैरंतर्य वाचकम किम पदम, ये लिखा कहता अधोलिखितेषु नीचे लिखे हुए में से नैरंतर्य वाचकम किम पदम, नैरंतर्य का मतलब निरंतरता होता है। कहता निरंतरता को बताने वाला कौन सा पद प्रयोग किया गया। अतुला माने जिसकी तुलना ना हो सके, आश्रय माने सहारा, सततम माने निरंतर शाश्वत, ये इसका पर्यायवाची तय हो रहा। सततम तीसरा वाला विकल्प सही है। चौथे की भी हिंदी कर लें, स्नानम स्नान, बिल्कुल नहीं, तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। अगला 94 नंबर का प्रश्न क्या कहता, कीदृशम भूषणम स्थायी भवति, कैसा भूषण कैसा अलंकार स्थायी होता है। बागभूषणम, वाणी का भूषण, बिल्कुल सही है ये वाला। ऊपर आप कह भी चुके हो, वाणी का भूषण वाणे का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धादेति क्षीयन्ते यकिल भूषणानि सततम बाघ भूषणम भूषणम। आपने देखो दूसरे जो तीसरा वाला हमारा श्लोक था उसकी अंतिम पंक्ति का अंतिम वाले जो शब्द हैं वो हमारे तय कराते हैं कि वाणी का भूषण ही स्थायी भूषण हुआ करता है, अर्थात पहला विकल्प बिल्कुल सही है। फिर भी और तीनों की भी हिंदी कर लें, महिमा माने महिमा, कुसुम माने फूल, हारा माने हार, तीनों विकल्प नहीं सही हैं, हमारा पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। 95 नंबर का प्रश्न क्या कहता, कीदृशम कार्यम अद्य करणीयम, कौन से कार्य को अद्य माने आज, करणीयम माने करना चाहिए। जो करणीयम शब्द है आप इस पे देखो, क धातु है और कौन सा प्रत्यय लगा है, अनियर प्रत्यय लगा है। ये प्रत्यय की बात हम इसलिए तय कराते हैं कि सेंट्रल टेट पे एक प्रत्यय का प्रश्न जरूर आता है। अगर आपने यहाँ पर प्रत्यय आपको विकल्पों से तय होने लगे तो आप ये तय मानो कि आप प्रत्यय वाला भी प्रश्न सही कर पाओगे। और अनियर प्रत्यय किस अर्थ में प्रयोग होता है, अनियर प्रत्यय चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है। किस अर्थ में प्रयोग होता है बच्चों, चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है, अर्थात करना चाहिए। अब आप इसकी हिंदी कर लो, कीदृशम माने कैसा, कार्य माने कार्य को, अद्य माने आज, करणीय माने करना चाहिए। कैसे कार्य को आज करना चाहिए। परस्वाकरणीयम, अर्थात परस्वा माने परसों, जो हम टुमारो होता है और एक कल व आने वाला कल और आने के आने वाला कल, अर्थात टुमारो के बाद वाला भी एक दिन जो होता है वो परसों कहा जाता है। रात्रो करणीयम, रात्रि में करने वाला कार्य, बिल्कुल नहीं, अर्थात पहला भी गलत दूसरा भी गलत। कहता स्वाकरणीयम, आपने सबसे पहले श्लोक में पढ़ा था जो कल किया जाने वाला कार्य हो उसको हमें आज करना चाहिए, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। फिर भी चौथे की कर लें हिंदी, कहता अपराह्निकम, अर्थात दिन के बाद वाले किया जाने वाला कार्य, बिल्कुल नहीं, इसका तीसरा वाला विकल्प सही होता है। हम लोगों ने ये तय कर चुके हैं जो कल किया जाने वाला कार्य है उसको हमें आज करना चाहिए। अगला प्रश्न 96 नंबर का कहता आचारः इत्यस्य विशेषणम किम, एक शब्द इसने दिया आचार और कहता है इसका विशेषण कौन है। विशेषण हम आपको पहले भी तय करा चुके हैं, विशेषण किसे कहते हो आप। विशेषण हम उसको कहते हैं जिन शब्दों के माध्यम से संज्ञा और सर्वनाम की विशिष्टता बताई जाती है उसी को तो विशेषण कहते हैं। और इसको पहचानने का हमने आपको तरीका भी बताया है। जिन तीनों ने आज हमसे नए तरीके से जुड़ रहे हैं वो पुराने वीडियो पे जाके आप देखोगे। हम विगत 6 प्रश्न पत्रों को हल करा चुके हैं, उन पे हम निरंतर आने वाले विकल्पों पे हम तय कराते हैं कि आप किस प्रकार से अपने आने वाले सेंट्रल टेट के पेपर को किस तरीके से आप विकल्पों से भी पकड़ सकते हो। ये आप पुराने वीडियो पे आप जाके देख सकते हो। फिर भी आप यहाँ पर समझो, ये कहता आचार इस पद का क्या विशेषण है। सा अंतराला नाम, अर्थात समय का अंतराल। पारंपर्य क्रमागता, परंपरा से आया हुआ। सदाचारः, सदाचार वर्णानाम वर्ण, आपने ऊपर कहा था कि परंपरा से आया हुआ जो आचार विचार होता है, आचार व्यवहार होता है वही सदाचार कहलाता है। अर्थात आचार शब्द का विशेषण कौन सा तय हुआ, परंपरा से आया हुआ। अगले प्रश्नों पर हम चलें। ये कहता अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़ करके तदनंतरम उस पर आधारित प्रदत्त दिए हुए प्रश्नों को प्रश्न संख्या 97 से 105 तक विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत, विकल्प में दिए गए उत्तरों से समुचित उपयुक्त उत्तरों को चुन करके लिखो। गद्यांश क्या कहता, कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रेयास्ताम
कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र के रूप में थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धा आसीत्, श्रीकंठ का पिता समृद्ध था। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, अतः उसके भवन में, उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने ४४ स्तंभा आसन्, उसके विशाल भवन में ४४ आप जब गिनती पढ़ोगे तो ४४ तब शब्द हम तय कराएंगे। ४४ हम लोग 40 को कहते हैं, अर्थात उसके विशाल भवन में 40 स्तंभ थे। स्तंभ किसे कहते हो? आजकल आपको मकानों पे आप देखते हो पिलर बने होते हैं, वही पिलर स्तंभ हुआ करते हैं, दंड हुआ करते हैं। अर्थात उसके विशाल भवन में कितने स्तंभ थे? 40 स्तंभ थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा, उसके 18 प्रकोष्ठेषु माने कमरों में, उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षा, 50 गवाक्ष थे। गवाक्ष किसे कहते हो आप? गवाक्ष माने खिड़की होती है। 50 उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां थीं, उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां थीं। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, चतुश्चत्वारिंशत् 40 को कहते हो, 44 द्वार थे। 60 विद्युत व्यजनानि च आसन्, और 60 माने 6, 63 माने 30, 36 विद्युत व्यजनानि माने पंखे थे। देखो क्या क्या चीजें हो गई इसके घर में। ये कहता उसके विशाल भवन में 40 स्तंभ थे, 18 कमरे थे, 50 खिड़कियां थीं, 44 दरवाजे थे, 36 विद्युत 36 इलेक्ट्रिक पंखे भी लगे हुए थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, और वहां पर 10 सेवक 10 अनुचर निरंतर कार्य किया करते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पितौ, किंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धनों कृषक दंपत्ति थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत्, उसका घर आडंबर विहीन और साधारण था। एकदा श्रीकंठा तेन सह प्रातः 9 वादने, एक बार श्रीकंठ उनके साथ में प्रातः 9 वादने, सुबह के 9 बजे, तस्य गृहम् अगच्छत्, उसके घर को गया। तत्र कृष्णमूर्ति, वहाँ कृष्णमूर्ति, तस्य माता पिता च, उसके माता पिता और उसके माता पिता स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति पर आधारित श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। एतत् श्रुत्वा, ऐसा देख करके, श्रीकंठा कथयत्, श्रीकंठ बोला, मित्रम अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, मित्र मैं आपके सत्कार के द्वारा संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत्, केवल मेरा यही दुख है, यत् तब ग्रहे एको अपि भृत्या नास्ति, कि तुम्हारे घर में एक भी भृत्या माने सेवक नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत से कष्ट उत्पन्न हुए। मम ग्रहे तु बहवा कर्म कराशंति, मेरे घर में तो बहुत से कर्मचारी हैं। तदा कृष्णमूर्ति यवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र मामपि 8 कर्मकराः सन्ति, मित्र मेरे भी 8 कर्मचारी हैं। ते च 2 पादौ, अर्थात वे 2 पैर हैं, 2 हस्तौ, 2 हाथ हैं, 2 नेत्रे, 2 नेत्र हैं, 2 श्रोत्रे, 2 कान हैं। अर्थात इस प्रकार से उसने अपने 8 कर्मचारियों को गिनाया। उसने कहा कि 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आँखें हैं और 2 कान हैं। एते ही प्रतिक्षणम मम सहायका, ये प्रत्येक क्षण मेरे सहायक होते हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, किंतु तुम्हारे जो सेवक हैं वे हमेशा तुम्हारे साथ में उपस्थित होने में सक्षम नहीं होते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीना, तुम तो अपने कार्य के लिए भी सेवकों पर आश्रित हो। यदा यदा ते अनुपस्थितः, जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तुम कष्टम अनुभवसि, तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, स्वावलंबी व्यक्ति सदैव ही सुखी होता है, उसको कभी कष्ट का अनुभव नहीं होता। आपने देखो एक प्रश्न गद्यांश पढ़ा, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे, श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे,
श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, कृष्णमूर्ति निर्धन था। उसने अपने 8 कर्मचारी बताए थे और इसके घर में तो सारी चीज़ें आपको व्यवस्थित तरीके से मिली। 44 दरवाजे थे, 40 खिड़की थी, 50 दरवाजे, इस तरीके से उसके यहाँ बहुत से व्यंजन थे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे, 10 कर्मचारी थे। लेकिन फिर भी आप देखो हमारा जो श्रीकंठ था वो अपने हृदय से मजबूत था और उसने ये बात बोली भी। उसने कहा श्रीकंठा अवदत्त, तब उसका मित्र श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर के मेरे मन में अत्यंत प्रसन्नता उत्पन्न हुई। अधुना अपि अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम् इच्छामि। अधुना माने इस समय, अहमपि मैं भी स्वकार्याणि अपने कार्यों को स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि स्वयं ही करने की इच्छा करता हूँ। भवतु 12:30 वादनम इदं साम्प्रतं गृहं चलामि। भवतु अब 12:30 वादनमिदं, सार्ध का मतलब आप देखो इस पे दीर्घ संधि है, हमने इसको विच्छेद कर दिया, हमने कह दिया सा धन अर्ध, अर्ध माने आधा और सा माने 7, आधा 7 में, 12 माने 12, वादन माने बजे, अर्थात 12:30 बजे, 12:30 बज गया है। सांप्रतम गृहं चलामि, अब मैं घर को चलता हूँ। प्रश्नकर्ता कस्य पिता समृद्धा आसीत, किसका पिता समृद्ध था? कस्य पिता, आप देखो श्रीकंठ का पिता समृद्ध था, कृष्णमूर्ति तो निर्धन था, गरीब था, तो ये पहला विकल्प बिल्कुल सही होता। भृत्य माने सेवक होता, कृष्णमूर्ति उसका मित्र था, कस्य किसान था, तो कृष्णमूर्ति के पिता किसान थे, पहला विकल्प सही है। 98 नंबर पे कहता कृष्णमूर्ति कर्मकारः कति सन्ति, जो निर्धन था कृष्णमूर्ति उसके कितने कर्मचारी थे? 4 थे। उसने बताया था 8 थे, 2 हाथ थे, 2 पैर थे, 2 आंखें थी, 2 कान थे, इस प्रकार से 8 थे, अर्थात दूसरा विकल्प सही है इसका। 2 2 3 3। 99 नंबर का प्रश्न हमसे क्या कहता है? ये कहता प्रसन्नता इत्यस्य किम विशेषणम पद अत्र प्रयुक्तम। प्रसन्नता इस पद का क्या विशेषण है? उपस्थिता उपस्थित, बहवा बहुसी, महती, गवाक्षा माने खिड़की। आप देखो हमने विशेषण के लिए ऊपर भी बताया, हमने बताया कि जहाँ कहीं भी विशेष लिखा होता उसके साथ ही विशेषण का प्रयोग होता। ऊपर उसने श्रीकंठ ने कहा था कि आज हमको महती प्रसन्नता हुई, अर्थात अत्यधिक प्रसन्नता हुई, तो प्रसन्नता का विशेषण कौन सा तय हुआ? महती विशेषण तय हुआ। 100 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? ये कहता है जाया च पतिश्चेत्य अर्थम समस्त्र पत्रम अत्र प्रयुक्तम। जाया माने पत्नी और पति माने पति, और पति पत्नी के अर्थ में कौन सा समस्त पद प्रयोग किया जाता है? आप देखो दंपति होता है, और दंपति सदैव आप देखना शुद्ध शुद्ध पे सदैव दंपति के ई जो लगती है वो बड़ी ई का प्रयोग होता है, दंपति शब्द होता है, दंपति शब्द प्रयोग नहीं होता। और आप इसको आप व्यवहारिक रूप में भी तो देखते हो, एक हम लोगों का दाम्पत्य संस्कार होता है, उसी आधार पर यह दंपति होता है। अर्थात जब कभी भी पति पत्नी का जोड़ा लिखा जाएगा उसके लिए पर्यायवाची हमारे लिए दंपति शब्द प्रयोग होगा। चौथा विकल्प बिल्कुल सही हो रहा। हमने 100 नंबर तक के प्रश्नों को तय कर लिया। अब हम 101 नंबर के प्रश्न पर आ रहे हैं। ये कहता श्रीकंठा किमर्थम वृत्याधीना। श्रीकंठ किस अर्थ के लिए सेवकों पर आधारित था? चलनाय चलने के लिए, स्वाकार्याय अपने कार्यों के लिए, आतिथ्याय अतिथियों का संस्कार सादर सत्कार करने के लिए, भोजनाय भोजन के लिए। वह अपने कार्यों के लिए भी सेवकों पर अधीन था। यह आप गद्यांश में तय कर चुका था, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। 102 नंबर का प्रश्न क्या कहता? निशम्य इत्यर्थे किम पर्यायम अत्र प्रयुक्तम। निशम्य इस शब्द का यहाँ पर कौन सा पर्याय है? आप निशम्य शब्द को जब लिखते हो तो आप इसी तरीके से तो लिखते हो, इस पे कौन सा संस्कृत का प्रत्यय हुआ? इस पे संस्कृत का लेप प्रत्यय तय होता है। और नी माने होता है रहित, सम माने कल्याण होता है, या के योग्य का अर्थ लेकर के आता है, अर्थात कल्याण के योग से जो रहित है उसको निशम्य बोलते हो। अर्थात जहाँ पर कल्याण का विकल्प देख लो, हिंदी कर लो इसकी, संतुष्टा संतुष्ट, दृष्टा माने देख करके, सुखता माने सुन करके, कर्तुम माने करने के लिए। इस पे देखो इक्त्वा प्रत्यय तय हुआ, इस पे इक्त्वा तय हुआ, कर्तुम पे तुमुन प्रत्यय तय हुआ, और संतुष्टा शब्द पे इक्त प्रत्यय तय होता है। निशम्य शब्द का अर्थ क्या हुआ? जो कल्याण के योग्य होगा, इस पे कल्याण छिपा होगा वही तो संतुष्ट कर पाएगा, अर्थात इसका पहला विकल्प बिल्कुल सही होता। 103 नंबर का प्रश्न हमसे क्या कहता? ये कहता विपन्ना इति इत्यस्य किम विलोम पद अत्र प्रयुक्तम। विपन्न किसे कहते हो आप? विपन्न निर्धन का पर्याय, निर्धन का विलोम शब्द होता। निर्धन
और विपन्न समानार्थी हैं, पर्याय गलत, ये गलत हुआ। ये कहता निर्धन और विपन्न समानार्थी हैं, इसका विलोम पूछना चाहता है, समानार्थी नहीं पूछ रहा है। तो समृद्ध इसका विलोम तय होता, हाँ बिल्कुल तय होता। देखो दुख और निर्धन इसके पर्यायवाची तय हो जाएंगे, हमें पर्यायवाची पूछ नहीं रहा क्योंकि वो हमसे विलोम पूछना चाहता है, तो पहला विकल्प इसका बिल्कुल सही है, समृद्ध सही हुआ। अगला 104 नंबर का प्रश्न क्या कहता, कहता श्रीकंठस्य ग्रहे कति कर्मकारा आसन। श्रीकंठ जो समृद्ध व्यक्ति था, समृद्ध था, उसके घर में कितने कर्मचारी थे? दो थे, अष्टौ 8 थे, 8 तो हमारे कृष्णमूर्ति के थे, 8 किसके थे? कृष्णमूर्ति के थे। और एक था, बिल्कुल नहीं था, 10 थे। जो कृष्णमूर्ति समृद्ध था उसके 10 कर्मचारी थे, अर्थात हमारा चौथा विकल्प बिल्कुल सही होता है। 104 नंबर तक के प्रश्नों को आपने तय किया। अब हम 105 नंबर के प्रश्न पर आ गए। ये कहता आडंबर विहीन इत्यत्र का समासा, अर्थात आडंबर विहीन इसमें कौन सा समास है? आप देखो आडंबर विहीन शब्द का जब प्रयोग करते हो तो आडंबर और विहीन के मध्य में कोई पहचान चिन्ह लगता है, जरा आप पहचान चिन्ह लगाओ। यदि आप समास नहीं निकाल पा रहे हो तो हम बार बार कह रहे हैं कि आप लिंक पर जाकर के वीडियो का निश्चित रूप से निरंतर आप दृष्टिगोचर करो, तो आपको ये समासों वाला जो प्रकरण एक प्रश्न आता है ये बिल्कुल सही होगा। संधि और समास के जो वीडियो पड़े हुए हैं और निरंतर आपको वीडियो मिल रहे हैं, उन पे आप निरंतर आप देखते चले जाओ, तो आप ये तय मानो कि आप निश्चित रूप से अपने आप को संस्कृत में उतना ही सहज मानोगे जितनी आप अपनी मातृभाषा के प्रति निष्ठा रखते हो, उतनी आपकी निष्ठा संस्कृत के प्रति भी जागरूक हो जाएगी। आडंबर विहीन के मध्य में कौन सा पहचान चिन्ह आ रहा, कौन सा परसर्ग आ रहा, पहचान चिन्ह लगाएं। आडंबर ने विहीन, आडंबर को विहीन, आडंबर से विहीन। देखो मध्य पे से का पहचान चिन्ह आ रहा, हम से कहें या के द्वारा कहें बात तो एक ही तय होती, अर्थात इसमें कर्ण तय होता, इस पे कर्ण तत्पुरुष हो सकता, तृतीय तत्पुरुष हो सकता, जो विकल्प पे तय हो। तो विकल्प पे देखो उसने कर्ण तृतीय ना पूछ कर केवल तत्पुरुष दिया, अर्थात पहला विकल्प बिल्कुल सही होता। बहुब्री हो नहीं सकता, बहुब्री कहता अनेकम अन्य पद प्रधान है बहुब्री। द्वंद्वा कहता उभय पद पदार्थो द्वंद्वा। अव्यय कहता अनव्यय अव्यय संपद्यते इत्यव्यय भाव, अर्थात ये तीनों विकल्प नहीं हो सकते, हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही होता। अगले प्रश्नों पर आए। ये कहता सर्वाधिकम समीचीनम विकल्पम चित्वा निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तरम दीयताम। सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प को चुन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तरों को दीजिए। पहला कहता संप्रेषणात्मक भाषा सिद्धांत संदर्भे भाषाया कोऽपि नियमात्मक उद्देश्य अस्ति अनेन का अभिप्राय। संप्रेषणात्मक भाषा सिद्धांत के संदर्भ में भाषा का कोई भी नियमात्मक उद्देश्य होता है, इससे अनेन का अभिप्राय, इससे क्या अभिप्राय है? प्रश्न कहता था संप्रेषणात्मक, संप्रेषण किसे कहते हो? जो आप एक दूसरे के प्रति वाक व्यवहार करते हो उसी को संप्रेषण बोलता है। इस भाषा के सिद्धांत के संदर्भ में भाषा का कोई भी नियमात्मक उद्देश्य है, इससे क्या अभिप्राय होता? पहला विकल्प कहता अन्येषां व्यवहार से नियंत्रणार्थम भाषा उपयोगा, दूसरे के व्यवहार के नियंत्रण के लिए भाषा का उपयोग करना। दूसरा विकल्प कहता नियमानाम स्मरणम, नियमों को रटना, बिल्कुल नहीं हो सकता। मूलोच्चारण से अनुकरणम, मूल उच्चारण का अनुकरण करना, बिल्कुल नहीं हो सकता। अधिगमनार्थम अन्वेषणार्थम च भाषाया उपयोगा, अर्थात सीखने के लिए और खोज करने के लिए भाषा का उपयोग करना, बिल्कुल नहीं। संप्रेषणात्मक भाषा सिद्धांत संदर्भ के लिए नियम जो होगा वो होगा अन्येषां, अर्थात दूसरों के व्यवहार से व्यवहार के नियंत्रण के लिए भाषा का उपयोग। इस कारण से पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही होता है हमारा। 107 नंबर के प्रश्न पर आ गए। ये कहता कक्षायाम वैविध्यपूर्ण भाषा परिवेशे सुव्यवस्थित अधिगमनार्थम का युक्ति समीचीना। कक्षा के विविधतापूर्ण भाषा के परिवेश में सुव्यवस्थित अधिगमनार्थम सीखने के लिए कौन सा युक्ति माने उपाय उपयुक्त होगा? कक्षा की विविधतापूर्ण भाषा के परिवेश को सुव्यवस्थित सीखने के लिए कौन सा उपाय उपयुक्त होगा? पहला कहता लक्ष्य भाषाया अप्रयोग स्थितो सुविधा नाम प्रत्याहरणम, उद्देश्य भाषा के अप्रयोग की स्थिति में सुविधाओं का प्रत्याहार के रूप में प्रयोग करना। दूसरा कहता मातृभाषा बहुधा उपयोगा, मातृभाषा का बहुत प्रकार से उपयोग करना। तीसरा कहता लक्ष्य भाषाया अनुशासित उपयोगा, उद्देश्य भाषा का अनुशासित रूप से प्रयोग करना। चौथा कहता अधिगमनस्य संप्रेषणस्य च संवर्धनार्थम संरचनात्मक अंतःक्रिया गतिविधया च। अधिगमनस्य संप्रेषणस्य च, सीखे हुए और वाक् व्यवहार के संवर्धन बढ़ाने के लिए संरचनात्मक अंतःक्रिया और गतिविधियों का प्रयोग करना। ये कक्षा की वैविध्यपूर्ण भाषा का परिवेश सजाने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय होगा, अर्थात चौथा विकल्प बिल्कुल सही होता।
108 नंबर का प्रश्न हमसे क्या कहता है? ये कहता है अधिगमन संबद्ध आधारभूता सिद्धांत अस्ति, सीखने से संबंधित आधारभूत सिद्धांत है। सरलात जटिलम प्रति, सरल से जटिल के प्रति जाना। यदि कोऽपि छात्रः, यदि कोई भी छात्र कस्मादपि कारणात्, किसी भी कारण से मूलम अवगंतुम असमर्था, मूल को समझने में सक्षम नहीं है, तर्हि किम करणीयम, तो क्या करना चाहिए। सीखने से संबंधित आधारभूत सिद्धांत होता है सरल से जटिल की ओर जाना। यदि कोई छात्र किसी कारणों से मूल अर्थात अपने जड़ को समझने में सक्षम नहीं होता है तो उसके लिए क्या कारण करना चाहिए। पहला विकल्प कहता है साक्षात व्याख्यानम अथवा परिचलनात्मक अन्वेषणम, साक्षात व्याख्यान दिया जाए अथवा परिचलन के माध्यम से उसको अन्वेषण दिया जाए। दूसरा कहता है दृश्यात्मक अथवा एवंच परिचलनात्मक अन्वेषणम व्याख्यानम चा, दृश्यात्मक अथवा परिचलनात्मक अन्वेषण और व्याख्यान दिया जाए। तीसरा कहता है साक्षात व्याख्यानम अथवा एवंच दृश्यात्मकम अनुदेशम, साक्षात व्याख्यान दिया जाए अथवा दृश्यात्मक दृश्य सामग्री का भी प्रयोग किया जाए। उच्च स्त्री दृश्यात्मकम अनुदेशनम व्याख्यानम ना, अर्थात उच्च रूप से दृश्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाए किंतु व्याख्यान ना दिया जाए। प्रश्न कहता था सीखने से संबंधित आधारभूत सिद्धांत क्या होता है। सरल से जटिल के प्रति, हम किसी वस्तु के बारे में जिज्ञासा रखते हैं तो पहले उस वस्तु को देखते हैं और फिर उसके जब देखने के बाद मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती तब उसके लिए हम संसाधनों का उपयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम शुरुआत में ही उसके व्याख्यान सुनने के, लेक्चर सुनने के आदि नहीं होते। इस कारण से चौथा वाला विकल्प हमें सही लगता है, चौथा वाला विकल्प सही है। फिर भी आप बच्चों ये ध्यान रखना कि हमारा हिंदी कराना में मुख्य उद्देश्य है। यदि आपको हमारे पेडोगाजी पे यदि कोई बाल विकास से संबंधित प्रश्नों पर समस्या आती है तो आपको एक तो हमारे चैनल पे ही आपको पेडोगाजी के एक्सपर्ट अभी मिलने वाले हैं, वो उनसे मदद मिलेगी। बाकी आपकी जो पेडोगाजी का जो आधार आपके पास में है उसके आधार पर आप हिंदी अगर आपने कर ली तो आप उन उत्तर देने में सक्षम हो जाओगे। आप ये मूल उद्देश्य मेरा ये है कि आप किसी तरीके से इसकी हिंदी करने में सक्षम हो जाओ। अगला प्रश्न कहता कक्षायाम पाठ्यपुस्तक चित्र आरेख ध्वन्यादीनां प्रयोगा इत्यनेन अभिप्राय अस्ति। कक्षा की पाठ्यपुस्तक चित्र आरेख और ध्वनि आदि के प्रयोग से इससे क्या अभिप्राय सिद्ध होता है। कक्षा में पाठ्यपुस्तक चित्र आरेख ध्वनि आदि के प्रयोग से क्या अभिप्राय सिद्ध होता है। पहला कहता पाठ्यात्मक उदाहरणानि, पाठ में दिए हुए उदाहरण। दूसरा कहता बहुआयाम संबद्ध साधनानि, बहुत प्रकार के संबंधित साधनों का प्रयोग। तीसरा कहता है उदाहरण शिक्षणम, उदाहरण शिक्षणों का उदाहरण के द्वारा प्रयोग करना। और चौथा कहता है जिज्ञासा। ये कहता प्रश्न इसने किया था कक्षा में पाठ्यपुस्तक चित्र आरेख ध्वनि आदि के प्रयोग से क्या अभिप्राय सिद्ध होता है। आप कोई चीज को जब कई तरीके से समझाना चाहते हो, यदि मान लो हमको भारत के बारे में बताना है तो हम भारत को नक्शा के माध्यम से भी बताते हैं कि साहब मेरा भारत ऐसे है, यहाँ पर इतने इतने राज्य हैं। जो हमारे चित्र का भी प्रयोग हो गए, हम उसके लिए कोई आरेख भी हमने डेवलप किया, आरेख भी बनाया और उसके लिए ध्वनियों का भी बराबर प्रयोग कर रहे हैं। तो हम उदाहरणों के माध्यम से शिक्षण की प्रक्रिया को संपादित करा रहे हैं। तीसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही होता। 110 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। ये कहता है कक्षायाम क्रीड़ाया पद्धति संबद्ध गतिविधीनां द्वारा भाषा कौशलानां विकासार्थम किम आवश्यकम। कक्षा की खेल पद्धति से संबंधित गतिविधियों के द्वारा भाषा के कौशल के विकास के लिए क्या आवश्यक है। पहला कहता पाठ्यपुस्तकानां उपयोगा, पाठ्यपुस्तकों का उपयोग। दूसरा कहता अधिकाधिकम साहित्य वाचनम, अधिक से अधिक साहित्य का वाचन। तीसरा कहता साधना नाम मूल्यम, साधनों का मूल्य। चौथा कहता आकलन उपलब्धि संबद्ध तत्वानि, आकलन की उपलब्धि से संबंधित तत्वों का प्रयोग। ऊपर उसने प्रश्न किया था कक्षा की खेल पद्धति से संबंधित गतिविधियों में भाषा कौशल के विकास के लिए क्या आवश्यक है। पाठ्य पुस्तकों का उपयोग आवश्यक है, अधिक से अधिक साहित्य का बोलना, या साधनों का मूल्य, या आकलन की उपलब्धि और संबंधत्वानि, अर्थात चौथा विकल्प बिल्कुल सही होता। ये कहता आकलन की उपलब्धि कराएगा और उससे संबंधित तत्वों पे जो हमारे संबंधित तत्व होंगे उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी। 110 नंबर का प्रश्न तय हुआ। 111 नंबर का प्रश्न क्या कहता व्याकरण शिक्षण से मुख्य उद्देश्य अस्ति। व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य हुआ करता है, क्या उद्देश्य हुआ करता है। उच्चारण का संशोधन करना। दूसरा कहता है छात्राणाम संप्रेषणात्मक कौशल का विकास करना।
छात्राणाम स्मरण शक्ति संशोधनम, छात्रों की स्मरण शक्ति का संशोधन करना। और चौथा कहता छात्राणाम अवबोधनात्मकम कौशलानाम आकलन, छात्र की सीखे हुए के कौशल का आकलन करना। व्याकरण शिक्षण का क्या उद्देश्य होगा? ये कहता व्याकरण शिक्षण का क्या उद्देश्य है? व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य तो होता है छात्रों का जो सीखा हुआ कौशल है उसका हमें मूल्यांकन मिल जाए, हमने उसको क्या सिखा पाया, वो व्याकरणिक रूप से शुद्ध हो पाया या नहीं हो पाया। ये इस कारण से चौथा वाला विकल्प बिल्कुल सही होता है। 112 नंबर का प्रश्न क्या कहता? व्याकरण संबद्ध आधुनिक उपागम। देखो उपागम शब्द का हमने कल भी आपको हमने पिछले वाले वीडियो पे अपने तय कराया था। उपागम माने साधन होता है। उपागम माने क्या होता है? उपागम माने साधन होता है। ये कहता है व्याकरण से संबंधित आधुनिक जो साधन हैं इन पर बल देने के लिए कहाँ सन्निहित है, कहाँ संपादित हो सकता है। पहला कहता द्वितीय भाषाया अधिगमन संदर्भे व्याकरण से शिक्षण, द्वितीय भाषा के सीखने के संदर्भ में व्याकरण का शिक्षण। दूसरा विकल्प कहता है पारंपरिक रूपेण व्याकरण शिक्षण है, पारंपरिक रूप के द्वारा व्याकरण का शिक्षण। तीसरा कहता है व्याकरणात्मक नियमानाम अभ्यासे, व्याकरणात्मक नियमों का अभ्यास। चौथा कहता है वाक्य संरचनायाम, वाक्यों की संरचना। व्याकरण से संबंधित हमें आधुनिक साधनों के पर बल देना है, इस पे हम क्या कौन सा विकल्प सही कर सकते हैं? ये कहता है दूसरी भाषा के सीखने के संदर्भ में व्याकरण का शिक्षण। दूसरा कहता है पारंपरिक रूप से व्याकरण का शिक्षण। तीसरा कहता है व्याकरण नियमों का अभ्यास। देखो आप तीसरा वाला विकल्प इसलिए सही होता है, व्याकरण के जो नियमों का अभ्यास है हम रटाने की बात नहीं करते हम कभी भी, हम कहते अभ्यास कराओ। अभ्यास से हमारी जड़ मजबूत होती है, अभ्यास से हमारा मूल मजबूत होता है और अभ्यास से हम किसी बड़ी से बड़ी जटिल समस्याओं को भी समाधान करने में सक्षम होते हैं। और व्याकरण एक थोड़ा सा जटिल पार्ट माना जाता है भाषा का। यदि आप उनके नियमों का अभ्यास करते रहोगे तो आप ये तय मानो कि हम व्याकरण के नियमों को भी तय कराने पर बल देंगे। ये 112 का तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही होता है। 113 नंबर का प्रश्न कहता चतुर्थ्याम कक्षायाम द्वितीय भाषा रूपेण संस्कृत शिक्षण से कृते सामग्र्या चयन से का आधारा। चतुर्थ कक्षा में दूसरी भाषा के रूप में संस्कृत शिक्षण के लिए सामग्री चयन का क्या आधार होता है? चौथी कक्षा के दूसरी भाषा के रूप में संस्कृत शिक्षण के लिए सामग्री चयन का क्या आधार होगा? पहला कल्पनाशील भाषा, दूसरी शब्द संख्या, तीसरा स्तर के आधारित भाषा का समुपयोग और चौथा काव्यात्मिका भाषा। आप देखो ऊपर कह चुके हो कक्षा चतुर्थ के लिए हमको द्वितीय भाषा चाहिए, तो स्तर के आधार पर जब भाषा का आप सम्यक रूप से उपयोग तय कराओगे तो वो संस्कृत शिक्षण की चयन का आधार बनेगा, अर्थात तीसरा विकल्प इसका बिल्कुल सही होता है। 114 नंबर का प्रश्न क्या कहता? भाषाया अर्जन संदर्भे शब्द कोशात्मक विकासः इत्यनेन का अभिप्राय। भाषा सीखने के संदर्भ में शब्दकोश के विकास से क्या अभिप्राय होता है? पहला समाज व्यक्ति आदि नाम संदर्भे शब्द अर्जनम, समाज व्यक्ति आदि के संदर्भ में शब्दों को सीखना। दूसरा कहता भाषा अधिग्रहणे अभिप्रेरणा, भाषा के अधिग्रहण में अभिप्रेरणा का प्रयोग। तीसरा कहता व्याकरणात्मक विकास से मुखम प्रमुखम सोपानम, व्याकरणात्मक विकास के लिए प्रमुख चरण हुआ करता है। और चौथा कहता वाक्य संरचनाया अर्जनम, वाक्य की संरचना के लिए सीखना। ऊपर आपने प्रश्न किया था कि भाषा के सीखने के संदर्भ में शब्दकोश के विकास से क्या अभिप्राय होता है? शब्दकोश का विकास, यदि बच्चे के पास में शब्दकोश होगा, आप पहले या दूसरे अभ्यास पेपर हमने तय कराया था, शब्दकोश माने होता है शब्दकोश, खाली शब्दकोश नहीं होता। यदि मेरे पास में शब्दकोश शब्दों का अच्छा भंडार होगा तो हम अच्छे से वाक्यों की संरचना करने में सक्षम हो जाएंगे, हम अच्छा लेखन कौशल मेरे पास आ पाएगा, अर्थात चौथा विकल्प इसका बिल्कुल सही होता है। यदि शब्दकोश का विकास हो गया तो हम वाक्य संरचना को सीखने में बहुत अच्छे से सक्षम हो जाएंगे। 115 नंबर के प्रश्न पर हम आ गए। 115 नंबर का प्रश्न हमसे क्या कहता? ये कहता सार ग्रहण वाचन प्रक्रिया द्वारा संक्षेपण, सार ग्रहण किसे कहते हो? संक्षेपण को कहते हो। और सार ग्रहण की बोलने की प्रक्रिया के द्वारा छात्र क्या करते हैं? पहला अवगत समुचित संदेशस्य लेखन द्वारा प्रस्तुतिकरणम, सीखे हुए के समुचित संदेश का लिखने के द्वारा प्रस्तुतिकरण करते हैं। दूसरा कहता अनुप्रयोगार्थम प्राप्त सूचनाया क्रमबद्ध प्रस्तुत्यर्थम वा बोधनात्मकम वाचनम, अनुप्रयोग के लिए प्राप्त सूचना के द्वारा क्रमबद्ध प्रस्तुति के लिए अथवा बोधनात्मक जानकारी के आधार पर बोलना तय करते हैं। तीसरा विकल्प कहता विचारम भावम वा अवगंतुम पाठ्य समग्रया तीव्र गत्या अवलोकनम, विचार अथवा भावों को अवगंतुम समझने के लिए पाठ्य सामग्री को तीव्र गति पर अवलोकन करते हैं। और चौथा कहता विशिष्ट सूचनात्मकम बिंदुम असंबद्ध व्याख्यानम व अवगंतुम पाठ्य समग्रया निरीक्षणम, विशिष्ट सूचनात्मक बिंदुओं से असंबंधित व्याख्यान को समझने के लिए पाठ्य सामग्री का निरीक्षण करते हैं।
प्रश्न हमसे करता था सार ग्रहण। सार ग्रहण की बोलने की प्रक्रिया में छात्र क्या करते हैं? ये जो सार ग्रहण वाली प्रक्रिया होती है, इस पे सीखे हुए का संदेश लेखन द्वारा प्रस्तुतीकरण बिल्कुल नहीं होता। और ये कहता अनुप्रयोग प्राप्त सूचना का क्रमबद्ध प्रस्तुतीकरण अथवा बोधनात्मक वाचन बिल्कुल नहीं। छात्र करना क्या कहता है? ये कहता है विचार अथवा भावों को सीखने के लिए पाठ्य सामग्री का तीव्र गति से अवलोकन। आप कोई चीज़ को जब आप जैसे कोई भी किताब भी पढ़ते हो तो उसको अगर आपको सार निकालना है तो आप शीघ्रता से पढ़ते चले जाते हो, मन में आपके एक भाव बन जाता है। आपने ऊपर गद्यांश तय करे थे, गद्यांश में भी तो यही किया था, आपने गद्यांश को पढ़ते चले गए और आपका संक्षेप रूप में एक सार के रूप में आपके दिमाग में स्थापित हो गया, फिर आपने उस पर आधारित उत्तर दे दिए। इस कारण से तीसरा वाला विकल्प सही होता। 116 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? वर्गीकृत संदर्भान अपरिचितान अपि अधिकृत कृतः परिचर्चा प्रभावी प्रस्तुतया च केन संबद्धा सन्ति। वर्गीकृत संदर्भों से अपरिचितान अपि अपरिचित होते हुए भी अधिकृत कृतः परिचया अधिकृत की हुई परिचर्चा को प्रभावी प्रस्तुतिकरण केन संबद्धा सन्ति, किससे संबंधित होती है? ये कहता है वर्गीकरण संदर्भों से अपरिचित होते हुए भी अधिकृत की हुई परिचर्चा को प्रभावी प्रस्तुतिकरण किसके द्वारा संबद्ध होता है? पहला कहता है भिन्न दृष्टिकोण द्वारा पुनर्लेखनेन, भिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर बार बार लिखना। दूसरा कहता है मौखिक संप्रेषणेन, मौखिक संप्रेषण के द्वारा। तीसरा कहता है वाचनेन, बोलने के द्वारा। और चौथा कहता है अंतर्जाल अवलोकनेन। देखो अंतर्जाल हम एक दिन और बता चुके हैं आपको एक वीडियो पे। अंतर्जाल माने इंटरनेट होता है, जिसे आप इंटरनेट बोलते हो। ये कहता है वर्गीकृत संदर्भों से अपरिचित होते हुए भी अधिकृत परिचर्चा को आप प्रस्तुत किस प्रकार से कर पाओगे? जब हम मौखिक संप्रेषण करेंगे या वाचनेन, बोलने के द्वारा करेंगे। भिन्न दृष्टिकोणों के द्वारा पुनर्लेखन, लेखन की बात तो करेगा नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। इंटरनेट दर्शन की बात नहीं हो सकती। मौखिक संप्रेषण, अच्छा हाँ, अपनी परिचर्चा को प्रभावी बनाने के लिए हमने आपको कल एक वीडियो पे 5वें प्रश्न पत्र पे बताया था कि भाषा हमारी 3 तरीके से तय होती है, सांकेतिक, मौखिक और लिखित रूप से तय होती है। तो दूसरा वाला विकल्प इस कारण से सही होता है कि मौखिक संप्रेषणों के माध्यम से भी हम अपनी परिचर्चा को प्रभावी बना सकते हैं। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो मेरी भाव भंगिमाएं भी उस पर प्रभाव डालती हैं। इस कारण से हमारा तीसरा वाला विकल्प दूसरा वाला विकल्प मौखिक संप्रेषण वाला सही होता है। अगले प्रश्न पर आए। अगला प्रश्न कहता है छात्राणाम मूल्य अभिवृत्ति आकलनार्थम किम प्रभावात्मकम साधनम। छात्रों की मूल्य अभिवृत्ति के आकलन के लिए, मूल्यांकन के लिए कौन सा प्रभावी साधन होता है? पहला जीवनात्मक परिचय, जीवन परिचय, एकक परीक्षण, एक ही यूनिट टेस्ट कराया जाए, एक अकेला एकल परीक्षण कराया जाए। और तीसरा विकल्प कहता है योगात्मक परीक्षण कराया जाए। और चौथा कहता है जीवनोपाख्यान अभिलेखन कराया जाए, अर्थात पूरे जीवन को स्थापित करने वाला जो ऐसा कोई आख्यान हो उसका अभिलेखन कराया जाए। तो छात्रों की मूल्य वृद्धि का आकलन किससे हो पाएगा? क्या जीवन परिचय से? नहीं हो सकता। इसका चौथा वाला विकल्प सही होता जीवनोपाख्यान लेखनम, अर्थात इसे आप एनसीएफ पे जब पढ़ोगे तो एक विकल्प इस पे एनसी डेटॉल रिकॉर्ड करके कहा जाता है जीवनोपाख्यान। इस पे आप देखते हो गुण संधि है, जीवन धन उपाख्यान शब्द मिलता है, अर्थात जीवन से संबंधित, जीवन के समीप जो कुछ भी आख्यान होता है उसका जो लेखन होता है वो मूल्य अभिवृत्ति के आकलन के लिए प्रभावी बनाता है। अगले प्रश्न पर हम आए। अगला प्रश्न हमारा 118 नंबर का होता है। ये कहता भूषणम इति कौशलम प्रायः मौखिकम कौशलम मन्यते किम कारणम। भूषण अर्थात अलंकृत भूषण, इस कौशल को प्रायः मौखिक कौशल माना जाता है, क्या कारण है? पहला विकल्प कहता सहायकोपकरणानि बिना प्रायः भाषा शिक्षण असंभवम, अर्थात सहायक उपकरणों के बिना प्रायः भाषा शिक्षण असंभव हुआ करता है। दूसरा कहता केवलम मातृभाषा एवं कौशल्येन अधिगम्यते, केवल मातृभाषा के द्वारा ही कुशलता को सीखा जा सकता है। तीसरा कहता सामान्यतः कोऽपि स्वस्थः जना स्वाभाविक रूपेण भाषितुं समर्थः भवति, सामान्य रूप से कोई भी स्वस्थ व्यक्ति स्वाभाविक रूप से बोलने में सक्षम होता है। और चौथा कहता है छात्रः स्व उत्तरदायित्वम् अवगच्छेयुः, छात्रों को अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। इति अध्यापक अध्यापिका नाम अपेक्षा होती, ऐसी अध्यापक और अध्यापिकाओं की अपेक्षा होती है। कहता प्रश्न किया था इसने भाषण इति कौशलम प्रायः, बोलने का कौशल प्रायः मौखिक होता है। क्यों होता है? ये
अब विकल्प इसने दिए थे, सहायक उपकरणान बिना भाषा शिक्षण असंभवम, बिल्कुल नहीं। दूसरा कहता केवल मातृभाषा के कौशल के द्वारा ही सीखा जा सकता है, बिल्कुल नहीं। कोऽपि स्वस्था स्वाभाविक रूपेण भाषितुं समर्था भवति, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति स्वाभाविक रूप से बोलने में सक्षम होता है, इस कारण से तीसरा विकल्प सही होता है। ऊपर भी हमसे बोलने के कौशल की बात करता है और तीसरा विकल्प इससे मिलता जुलता हमें मिलता है कि सामान्य रूप से कोई भी स्वस्थ व्यक्ति स्वाभाविक रूप से बोलने में सक्षम होता है, तीसरा विकल्प इसका सही होता है। 119 नंबर का प्रश्न कहता कापि अध्यापिका छात्रान् छात्राः एकां रोचकां कथां श्रावित्वा छात्रान् प्रश्नान् पृच्छति, एषः प्रक्रिया अस्ति। कापि कोई भी अध्यापिका छात्रान् छात्रः छात्र और छात्रों को एकाम रोचकाम कथाम एक रोचक कहानी को श्रावित्वा सुना करके छात्रान् प्रश्नान् पृच्छन्ति छात्रों से प्रश्नों को पूछते हैं। ऐसा प्रक्रिया अस्ति, यह प्रक्रिया होती है। श्रवणात् पूर्व पठन कौशलात्मकी गतिविधि, सुनने से पूर्व की पढ़ने संबंधी कौशल रूपी गतिविधि। दूसरा श्रवण कौशल संबद्ध आकलनात्मक की गतिविधि, सुनने के कौशल से संबंधित आकलन मूल्यांकन की गतिविधि। तीसरा वाचन कौशल से अभ्यास, वाचन कौशल का अभ्यास। चौथा छात्राणाम भाषा विकास संदर्भे भाषण कौशल से परीक्षण, छात्रों के भाषा कौशल के विकास के लिए भाषण कौशल का परीक्षण करना। ये चौथा वाला विकल्प सही है। कापि प्रश्न किया था, कोई भी अध्यापिका छात्र और छात्राओं को एक रोचक कहानी सुनाती है और उससे प्रश्नों को पूछती है, प्रक्रिया क्या है? बोलने के कौशल का अभ्यास है या छात्रों के भाषा विकास के संदर्भ में बोलने के कौशल का परीक्षण है? बिल्कुल चौथा वाला विकल्प बिल्कुल सही होता है इसका। अगले प्रश्न पर आया 120 नंबर का, इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न पत्र है, अंतिम प्रश्न है ये कहता द्वितीय कक्षाया छात्राः स्वतंत्र रूपेण पठितुं समर्था सन्ति, दूसरी कक्षा के छात्र स्वतंत्र रूप से पढ़ने में समर्थ नहीं होते हैं, नहीं होते। अथवा इति ज्ञातुम, ऐसा जानते हुए भी जानने के लिए अध्यापिका नाम कृते का प्रक्रिया सहायका, अध्यापिका और अध्यापकों के लिए कौन सी प्रक्रिया सहायक होती है? पहला विकल्प कहता समुचितम नेत्र गति द्वारा मुद्रित सामग्री पठितुम अंगुल्या च काठिन्यम प्रदर्शितुम समर्था सन्ति न वा। समुचित नेत्र गति द्वारा अर्थात समुचित रूप से नेत्रों की गति के द्वारा मुद्रित सामग्री, छपी हुई सामग्री को पढ़ने के लिए अंगुल्याम और उंगली की से कठिनता को प्रदर्शित करने में समर्थ होते हैं, न वा अथवा नहीं। दूसरा कहता है अनुच्छेदेषु सम्बद्ध वाक्यान् स्पष्टीकर्तुं सर्वनाम पदानाम योजकानाम च प्रयोगे समर्था सन्ति न वा। अनुच्छेद में दिए हुए संबद्ध वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए सर्वनाम और योजकों का प्रयोग करने में समर्थ होते हैं अथवा नहीं। कक्षा 2 में ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हम योजक और सर्वनाम पदों का प्रयोग कहाँ कराएंगे कक्षा 2 के बच्चे से। तीसरा कहता है अनुच्छेदानाम कथनानाम मध्ये परस्परम संबंधम स्पष्टीकर्तुं समर्था सन्ति न वा। अनुच्छेद में कथाओं के कहानियों के मध्य में परस्पर संबंध स्पष्ट करने में समर्थ होते हैं अथवा नहीं। तीसरा भी नहीं हो सकता। पठित सामग्र्या सारम एकेन अनुच्छेदम लेखितुं समर्था सन्ति न वा। पठित सामग्री को एक सार के रूप में अनुच्छेद से लिखने में समर्थ होते हैं अथवा नहीं। बिल्कुल नहीं हो सकता। पहला बिल्कुल सही है। समुचित नेत्र गति के द्वारा कक्षा 2 का जो बच्चा होता है वो अध्यापिका से यही प्रक्रिया तो सहायक होती है। अध्यापक या अध्यापिका क्या कहते हैं कि इसमें जो कठिन शब्द है इस पर वो अंडर अंगुली के सहायता से उस पर प्रदर्शित करते हैं, ये बच्चे कठिन शब्द है। इसका अर्थ जैसे हम कहें द्वितीय, दूसरी, कक्षाया, कक्षा में, छात्रा, छात्र, स्वतंत्र रूप से, पठितुम पढ़ने में, समर्था सन्ति। आप देखो हम तो इसका पॉइंटर का यूज कर रहे हैं, लेकिन आप इसकी जगह उंगली रख के दूसरे कक्षा के बच्चों को समझा सकते हो कि इस बच्चे का इसका ये अर्थ होता है, इसका ये अर्थ होता है। ये प्रक्रिया सबसे अधिक सहायक होगी, अर्थात पहला विकल्प बिल्कुल सही होगा। सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि ये आपको संस्कृत से बिल्कुल भी डरना नहीं है, पहली बात। और दूसरा, आप प्रश्न सेंटर टेट के थोड़े से बड़े बड़े विस्तृत प्रश्न होते हैं, लेंदी प्रश्न होते हैं, इनको देख करके एक बार आपके मन में आता कि इनको बिना पढ़े ही हम टिक लगाएं। आप बिल्कुल बिना पढ़े नहीं करो। अभी आपके कई सारे ढेर सारे पेपरों की संस्कृत की जो विगत वर्षों का कोई भी पेपर हम छोड़ने वाले नहीं। हम प्रत्येक प्रश्न पत्र की हिंदी करा देंगे। तो आप ये मानो कि आपको हिंदी और संस्कृत के अंतर को हम बिल्कुल खत्म करने का प्रयास करेंगे। आप बिना प्रश्न पत्र को पढ़े, बिना प्रश्नों को पढ़े आप बिल्कुल हिंदी करने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि एक एक नंबर मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है। यदि आपने इस नंबर की व्यवस्था के साथ जुड़ते गए, आप निरंतर इसी श्रृंखला पे आप पढ़ते जाइए और आप
मेरे साथ में हिंदी और संस्कृत के पेपरों को तय करिए, तो आप अपने 60 नंबरों का अधिकार बनाएंगे, तो आपको सेंट्रल टेट ऐसी परीक्षा भी आपको बहुत आसान लगेगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए द मैक क्लासेस। आप सभी का मैं अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। The Mac Classes Key to Unlock the Success Kalyan Prakanpur.